अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम समीउल्लाह खान एंड यू आर वाचिंग लैंग्वेज टीवी। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ जॉन डन। जॉन डन 1572 में पैदा हुए और 1631 में इनकी डेथ हो गई। इनकी मेटाफिजिकल कंसीट्स जो हैं बहुत मशहूर हैं। उसके अलावा एग्जैजरेशन, हाइपरबोल्स भी इनके मशहूर है। जॉन डन वाज एन इंग्लिश पोइट, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी born into a Catholic family. He was Dean of St. Paul's Cathedral in London from 1622 to 1631. ये लव पोइट के तौर पे और ओरिजिनल लव पोइट्री के तौर पे इंग्लिश लिटरेचर में एक अहम मकाम रखते हैं। इनके रिलीजियस वर्सेस, ट्रीटाइजेस और सरमन्स जो हैं वो भी बहुत मशहूर है। इनके टोटल सरमन्स की तादाद 160 है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक मज़हब था उनका। इनके फादर का नाम जॉन डन था। इनकी वालदा का नाम एलिज़ाबेथ हेवुड था। शी वॉज द डॉटर ऑफ जॉन हेवुड, एक इंग्लिश प्ले राइटर थे जॉन हेवुड, ये उसकी बेटी थी। हेवुड वॉज एन इंग्लिश राइटर नॉन फॉर हिज प्लेज, पोएम्स एंड कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स। जॉन डन की मदर के बारे में लिखा हुआ, हर मदर वॉज अ ग्रेट नाइस ऑफ द मर्टर्ड सर थॉमस मोर। यानी कि इनकी फैमिली का कनेक्शन सर थॉमस मोर से भी था। जॉन डन के फादर की जो डेथ है वो जनवरी 1576 में हो जाती है और उस वक्त जॉन डन की उम्र जो है महज 4 साल थी। इनकी फादर की डेथ के 6 माह के अंदर ही इनकी वालदा जो हैं जॉन सिमिंग्स से शादी कर लेती हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड फिजिशियन थे और उन प्रैक्टिस लंदन में करते थे, क्योंकि वो अकेले अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी। जॉन डन ने 12 ईयर्स की एज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बाकी तालीम इन्होंने हासिल की। लेकिन इनको ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और ना ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से डिग्री मिली। डिग्री न मिलने की वजूहत ये थी कि उस दौर में एक रिवाज था कि ऑथ ऑफ सुपरमेसी ली जाती थी। एंग्लिकन चर्च से ऑथ ऑफ सुपरमेसी यानी कि उसका ये मतलब था कि एंग्लिकन चर्च का जो सुप्रीम लीडर है वो किंग या क्वीन है। ओथ ऑफ सुपरमेसी वाज इम्पोज्ड बाय हेनरी एट। हेनरी एट ने एक एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास किया था 1534 में। उसके तहत उसने ये इम्पोज कर दी थी भी कोई भी ग्रेजुएट करेगा तो वो ओथ लेगा कि एंग्लिकन चर्च का जो मास्टर है या जो सुप्रीम लीडर है वो क्वीन या किंग ऑफ इंग्लैंड है। इस ओथ ऑफ सुपरमेसी को हेनरी की ही बेटी क्वीन मैरी 1 ने ख़त्म कर दिया था और बाद में जब क्वीन एलिज़ाबेथ आई उन्होंने 1539 में एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास किया और इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया। जॉन डन विजिटेड इटली एंड स्पेन। सर जॉर्ज मोर फादर इन लॉ, सर जॉर्ज मोर इनके फादर इन लॉ बने। वो कैसे बने उससे पहले हम थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी को फिर देखते हैं। In October 1584, Dunn entered Hart Hall, Oxford, where he remained for about 3 years. Though no records of his attendance at Cambridge are extant, he may have gone on to study there as well and may have accompanied his uncle Jasper Heywood on a trip to Paris and Antwerp during this time. It is known that he entered Lincoln's Inn in May 1592 after at least a year of preliminary study at Thieves Inn, and was at least nominally a student of English law for 2 or more years. After sailing as a gentleman adventurer with the English expeditions to Cadiz and the Azores in 1596 and 1597, he entered the service of Sir Thomas Egerton, the Lord Keeper of England. As Egerton's highly valued secretary, he developed the keen interest in statecraft and foreign affairs that he retained throughout his life. His place in the Egerton household also brought him into acquaintance with Egerton's domestic circle. अब सर थॉमस एगर्टन के सेक्रेटरी थे, उनके ब्रदर इन लॉ थे सर जॉर्ज मोर, जो कि प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव फॉर सरे थे। वो लंदन में आते हैं अपनी बेटी के साथ 1601 में। उनकी बेटी का नाम था एन मोर, जिसकी उम्र 17 साल की थी। यहाँ सर थॉमस मोर की बेटी एन मोर और जॉन डन के दरमियान लव अफेयर क्रिएट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं।
एंड मोर एंड डन मे well have met and fallen in love during some earlier visit to the Egertons' household. They were clandestinely married in December 1601 in a ceremony arranged with the help of a small group of Dunn's friends. सर थॉमस मोर इस सीक्रेट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते जब उन तक ये खबर पहुंचती है, एंड मोर सेट आउट टू गेट द मैरिज annulled, demanding that Egerton dismiss his amorous secretary. The marriage was eventually upheld. Indeed, Moore became reconciled to it and to his son-in-law, but Dunn lost his job in 1602 and not find regular employment again until he took holy orders more than 12 years later. अब इनकी शादी कैसे होती है? ये अपने दोस्तों की मदद से शादी करते हैं और जो प्रीस्ट हैं, जो पादरी हैं सैमुअल ब्रोक, वो इनकी शादी करवाते हैं और उसके नतीजे में जॉन डन और सैमुअल ब्रोक जो पादरी थे, इन दोनों को प्रिजन में डाल दिया जाता है. डन लॉस्ट हिज जॉब इन 1602. उनकी जॉब इसी पादाश में ख़त्म हो जाती है. शादी के 16 सालों में जॉन डन के एन मोर से 12 बच्चे होते हैं, जिसमें से 5 मेच्योरिटी से पहले ही मर जाते हैं, मेच्योरिटी की उम्र से पहले ही मर जाते हैं. एन मोर डायड इन 15 अगस्त 1617. इनकी बिलवेड वाइफ 15 अगस्त 1617 को फौत हो जाती हैं और साथ ही जॉन डन के लिटरेरी कैरियर एक नया टर्न लेता है. जॉन डन की जो इनकी बीवी से मोहब्बत है उसका अरूज हमें नज़र आता है 17th होली सोनेट में, जिसमें वो अपने गम और मोहब्बत का इज़हार एन मोर से करते हैं. अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ ऑफ जॉन डन. इन्होंने एलिजीज एंड स्टायर्स लिखी थी अर्ली 1590 में. Another work, Metempsychosis, was written in 1601. He was written anniversaries for the death of Elizabeth Drury were written in 1611 and 1612. इन्होंने एक फेनरल एलेजी लिखी थी प्रिंस हेनरी के लिए 1612 में. 1602 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन गए थे लेकिन अनपेड थे. अब क्या होता है, एलिजाबेथ फर्स्ट डाइड मरती हैं 1603 में. ही बिकम प्रीस्ट इन चर्च ऑफ इंग्लैंड ऑन 23 जनवरी 1615. जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, ये डीन ऑफ सेंट पॉल्स बनते हैं 1621 में और 31 मार्च 1631 को इनकी डेथ हो जाती है जॉन डन की, और जॉन डन को सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल में दफन किया जाता है. ही रोट एरोटिक पोएम्स. इन्होंने अपनी जो एरोटिक पोएम्स थी वो लिखी थी लेकिन पब्लिश नहीं करवाई थी. अब इनकी जो शादी है उसके बाद इनकी शायरी है उसमें लव और सेक्स का जिक्र होता है, लेकिन इनकी वाइफ की डेथ के बाद और फिर थोड़ा सा मजहबी हो जाते हैं ये, इनकी दोस्तों की डेथ भी शुरू हो जाती है, तो उसका जो तासुर है, इनका एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हमें नज़र आता है. इस दौरान ये एंग्लिकन चर्च में कन्वर्ट हो जाते हैं रोमन कैथोलिसिज्म से, और 1781 में इनकी पोएट्री को सैमुअल जॉनसन ने कहा था मेटाफिजिकल पोएट्री. अब हम इनकी कंसीट्स की तरफ आते हैं. तो पहले जो पेट्रार्कन कंसीट थे, उसके बाद जो जॉन डन ने एक कंसीट जो क्रिएट किए वो मेटाफिजिकल कंसीट थे. अब पेट्रार्चन और मेटाफिजिकल कंसीट में फ़र्क क्या था? पेट्रार्चन कंसीट में अगर दो चीज़ों का आपस में कंपेयर किया जा रहा है जैसे लव और रोज़, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट्स में जो है दो ऐसी चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता था जो बिल्कुल अनकन्वेंशनल हुआ करती थी. अब लव और रोज़ दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन पे कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट में दो बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता था. इनकी वाइफ की जो शादी है उससे के दौरान जो है ये लव और सेक्स पे लिखते रहे. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन्होंने डेथ और रिलीजन के बारे में लिखा. और बेन जॉनसन जो एक अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने बेन जॉनसन ने जॉन डन के बारे में कहा, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्ड हैंगिंग.
अब जॉन डन के वर्क्स के बारे में बात करें तो इनकी ज़िंदगी में इनका बहुत कम वर्क पब्लिश हुआ। हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन 1633 आफ्टर 2 years ऑफ हिज डेथ। इनके 2 फेमस फ्रेजेस हैं। एक है नो मैन इज़ एन आइलैंड, यानी कि इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इसको अपनी बुक का टाइटल बनाया थॉमस मर्टन ने, इधर MERTON है। और अनदर इनका जो फ्रेज़ है फॉर होम द बेल टोल्स, इसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने एक वर्क का टाइटल बनाया था। और ये मेडिटेशन 6v11 में इनका जिक्र है। ये जो फ्रेजेस हैं मेडिटेशन वाली इनके वर्क में हैं। जॉन डन दोस्तों अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन जॉब के बाद इनके हालात बहुत मुश्किल हो गए। Throughout his middle years, he and his wife brought up an ever-increasing family with the aid of relatives, friends, and patrons, and on the uncertain income he could bring in by polemical hack work and the like. His initial attempt to gain secular employment in the Queen's household in Ireland or with the Virginia Company all came to nothing, and he seized the opportunity to accompany Sir Robert. तो इनकी वो ज़िंदगी बड़ी टफ गुजरी, लेकिन इन्होंने आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार से ज़िंदगी गुजारी। और इनका वो लव अफेयर ही हैं जो जॉन डन की लव पोएम्स और मेटाफिजिकल कंसीट्स, हाइपरबोल्स और एग्जेजरेशंस तक को क्रिएशन में लाने का सबब बने, जैसे कि द सन राइजिंग एक कमाल पोएम है इनकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनकी लव अफेयर के बारे में बात करेंगे और जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोएट के हवाले से बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।